इस दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, पर कभी कभी इंसान जल्दबाजी में कुछ ऐसा फैसला कर लेता है जिसका उसे ज़िंदगी भर अफसोस रह जाता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक लड़की मात्र 16 साल की उम्र में ही हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है पीलीभीत, और इसी पीलीभीत का एक थाना पड़ता है जहानाबाद। जहानाबाद थाने के अंतर्गत एक गांव आता है अमरीवाड़िया, और इसी अमरीवाड़िया गांव का रहने वाला है इकबाल खान। इकबाल की पत्नी का नाम है जाकिरा बेगम। दरअसल इकबाल के परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक बेटी है जिसका नाम है नजीमा। नजीमा जिसकी उम्र है लगभग 16 साल के आसपास। दरअसल इकबाल और उसकी पत्नी जो नेपाल में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं पे रहते हैं, इधर नजीमा जो अपने दादा दादी के साथ ही गांव में रहती है। घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी भी नहीं होती है। बात कर रहा हूं मैं 12 अप्रैल 2024 की रात्रि के वक्त, जब नजीमा अपने दादा दादी के साथ बैठकर खाना खाती है और खाने के बाद सो जाती है। पर अगले दिन जब सुबह होती है, नजीमा के दादा दादी जब उसे जगाने के लिए जाते हैं, नजीमा उठती नहीं है। जब उसका शरीर हिलाने की कोशिश करते हैं तो मालूम चलता है कि नजीमा की मौत हो चुकी है। नजीमा की जब डेड बॉडी को देखते हैं तो उसके दादा दादी जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगते हैं। उनकी चीख पुकार सुन करके आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। आस पड़ोस के लोग जब नजीमा के दादा दादी से पूछताछ करते हैं तो रोते हुए कहता है कि दरअसल मेरी पोती की मौत हो चुकी है, जिसे सुनने के बाद गांव वाले भी एकदम से हैरान रह जाते हैं। हालांकि गांव वाले जब नजीमा की डेड बॉडी को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पे कोई चोट और घाव के निशान भी नहीं था, जिसे देख पड़ोसी अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद नजीमा की हार्ट अटैक से मौत हुई है। नजीमा के दादा पड़ोसियों से कहते हैं कि इस बात की जानकारी नजीमा के अम्मी अबू को दे दीजिए। तभी पड़ोस का ही रहने वाला एक व्यक्ति सामने आता है जिसका नाम है मोहम्मद साहिल। मोहम्मद साहिल जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास। दरअसल मोहम्मद साहिल नजीमा के दादा से कहता है कि मेरे पास नजीमा के अब्बू का नंबर है, मैं फ़ोन करके कह दे रहा हूँ। तभी नजीमा के दादा कहते हैं कि उससे बता देना कि कल सुबह तक अगर वो आ जाएगा अपनी बेटी को देख लेगा, वरना हम नजीमा का अंतिम संस्कार कर देंगे। मोहम्मद साहिल जब नजीमा के अबू इकबाल के नंबर पर फ़ोन करता है और उसकी बेटी की मौत की खबर जब देता है तो पति और पत्नी सुन करके चीख चीख करके रोने लगते हैं। साथ ही साथ मोहम्मद साहिल ये भी कहता है कि जितना जल्द हो सके आप लोग घर आ जाइए। उसके बाद से गाँव के लोग अब नजीमा के दादा दादी को चुप कराने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे तैसे पूरा दिन गुजरता है, रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक भी जब नजीमा के अम्मी अबू नेपाल से चलकर नहीं आते हैं, आखिरकार गांव वाले नजीमा के अंतिम संस्कार कर देते हैं और गांव के बगल कब्रिस्तान में ले जाकर उसे दफन कर देते हैं। जब एक दिन का और समय गुजरता है, आखिरकार अगले दिन इकबाल अपनी पत्नी के साथ जब घर पे पहुंचता है और जब अपनी बेटी को घर में नहीं देखता है, फिर से उसके घर में चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। आस पड़ोस के लोग जब आते हैं तो नजीमा और अब्बू को समझाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार नजीमा के अम्मी अब्बू भी कब तक रोते अपने गम को दबा लेते हैं और बातों को भूलने की कोशिश करते हैं। चूँकि घर में काफ़ी दिनों से साफ़ सफाई नहीं हुई थी, नजीमा के अम्मी जाकिरा जब घर की सफाई करती है तभी खाट के नीचे उसे अपनी बेटी का मोबाइल मिल जाता है। पर जाकिरा जब उस मोबाइल को ऑन करने की कोशिश करती है, वो मोबाइल ऑन नहीं होता है। घर का सारा काम निपटाने के बाद जाकिरा अपनी बेटी का मोबाइल लेकर के नज़दीकी मार्केट में जाती है और उसे चालू करवा लेती है। दरअसल जाकिरा को पहले से ही मालूम था कि उसकी बेटी के मोबाइल में कई सारे उसके फ़ोटो हैं। मोबाइल जब ठीक हो जाता है, जाकिरा उस मोबाइल को लेकर जब घर पे आती है, मोबाइल को ओपन करने के बाद गैलरी में जाकर अपनी बेटी का फ़ोटो देखने लगती है। पर जैसे जैसे फ़ोटो देखती है, जाकिरा के आंखों में आंसू आने लगता है। पर जब कुछ फ़ोटो देख लेती है, उसके बाद से एक फ़ोटो देख करके जाकिरा एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि उसमें एक उत्तर प्रदेश सिपाही का फ़ोटो पड़ा हुआ था, जिसे देखकर जाकिरा भी नहीं पहचान पाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब आती है जब फ़ोटो को देखते हुए आगे बढ़ती है तो उसी सिपाही के साथ में 2 और लड़कियां भी फ़ोटो खिंचवा रखी थी, जो अलग अलग पोज में था। उन दोनों लड़कियों को जब जाकिरा देखती है तो देख करके
पहचान जाती है। दरअसल वो दोनों लड़कियां इसी के गांव के रहने वाली हैं, जिनमें से एक का नाम है केतकी और दूसरे का नाम है परवीन। उन दोनों का जब फ़ोटो देखती है उसके बाद से जकीरा भी अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इन लोगों का फ़ोटो मेरी बेटी के मोबाइल में कैसे आया। काफ़ी सोच विचार करने के बाद जकीरा को लगता है कि शायद कहीं इन लोगों की ही वजह से मेरी बेटी की तो मौत नहीं हो गई। शाम के जब इकबाल घर पे पहुंचता है, जकीरा वो सारा फ़ोटो अपने पति को दिखाती है, जिसे देख करके इकबाल भी एकदम से चौंक जाता है। जकीरा अपने पति को समझाते हुए कहती है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए और इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए। हालांकि पुलिस से मदद लेने की जब बात कहती है, इकबाल भी इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि हम नज़दीकी थाने में नहीं जाएंगे, बल्कि पीलीभीत चल करके एसएसपी साहब से मुलाकात करते हैं। और आखिरकार एक दिन इकबाल अपनी पत्नी को लेकर के पीलीभीत के एसएसपी विक्रम दहिया से मुलाकात करता है और वो फ़ोटो दिखा करके सारी बात उन्हें बताता है। एसएसपी विक्रम दहिया जब उस फोटो को देखते हैं तो उन्हें भी लगता है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। इसीलिए एसएसपी जहानाबाद थाने में फ़ोन करते हैं और वहां के एसएचओ संजीव शुक्ला से कहते हैं कि नजीमा की रिपोर्ट दर्ज की जाए और इस केस की छानबीन भी की जाए। उसके बाद से एसएसपी साहब इकबाल और उसकी पत्नी को जहानाबाद थाने में भेज देते हैं। पति और पत्नी जब जहानाबाद थाने में पहुंचती है तो वहां पर उनकी मुलाकात एसएचओ संजीव शुक्ला से होती है। फोटो दिखाकर एसएचओ संजीव शुक्ला से जब बताते हैं, एसएचओ संजीव शुक्ला जब उस फोटो को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के सिपाही का जो फोटो था उसे देख करके पहचान जाते हैं और कहते हैं कि इसका नाम राजकुमार है। दरअसल कुछ महीने पहले इसकी पोस्टिंग इसी जहानाबाद के एक पुलिस चौकी में थी। जब राजकुमार की पहचान हो जाती है उसके बाद से संजीव शुक्ला उन दोनों लड़कियों के बारे में इकबाल से पूछताछ करते हैं। इकबाल जवाब देता है कि साहब ये दोनों लड़कियां मेरे ही गांव की है। रिपोर्ट तो दर्ज हो ही चुकी थी, लेकिन जब तक नजीमा का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता इस केस का खुलासा नहीं हो सकता था। इसीलिए घटना के 23 दिनों बाद 6 मई 2024 को पुलिस अपनी टीम के साथ इकबाल के गांव उस कब्रिस्तान में जाती है और मजिस्ट्रेट के सामने कब्र को खुदवा करके उसके अंदर से नजीमा की डेड बॉडी को निकालती है। दरअसल नजीमा की डेड बॉडी जो पूरी तरीके से सड़ गल चुकी थी, वहाँ पे केवल उसका कंकाल बचा हुआ था। पुलिस उन सारे कंकाल को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसी दिन शाम के वक्त जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी नहीं मालूम चलता है कि नजीमा की मौत कैसे हुई है। आखिरकार पुलिस उसी जगह पे आकर के खड़ी हो जाती है जहां से इस केस का शुरुआत हुआ था। अब पुलिस के सामने मात्र एक ही रास्ता बच चुका था कि नजीमा के मोबाइल में जिस पुलिस वाले राजकुमार का फ़ोटो के साथ साथ उसके गाँव के दोनों लड़कियों का फ़ोटो मौजूद था, उन सबको थाने में बुलाया जाए और उनसे पूछताछ किया जाए। इसीलिए पुलिस अब मुरादाबाद में जाती है और वहां से राजकुमार को हिरासत में ले लेती है और फिर इकबाल के भी गांव में जाती है और उसके गांव से केतकी और परवीन को भी हिरासत में ले लेती है। इन तीनों को लेकर जब थाने में पहुंचती है और सबको एक दूसरे के सामने जब बिठाती है तो सब के सब एक दूसरे को देखकर एकदम से चौंक जाते हैं। हालांकि पुलिस इनसे कोई सवाल नहीं करती है, लेकिन इनके चेहरे को देख करके पुलिस साफ अंदाजा लगा लेती है कि ये तीनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं। जब कुछ देर का समय गुजर जाता है उसके बाद से आखिरकार चुप्पी राजकुमार तोड़ता है। राजकुमार पुलिस वालों से सवाल करता है कि आखिरकार हमें किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। तब जाकर के पुलिस राजकुमार से सवाल करती है कि तुम लोगों ने नजीमा की हत्या क्यों किया है। नजीमा की हत्या के बाद पुलिस जब कहती है सुन करके राजकुमार भी एकदम से चौंक जाता है। राजकुमार कहता है कि साहब मुझे ये भी नहीं मालूम है कि नजीमा की हत्या हो गई है। मैंने नजीमा की हत्या नहीं किया है क्योंकि 2 महीने से मैं इधर कभी आया भी नहीं हूँ। अभी राजकुमार पुलिस के सवालों का जवाब दे ही रहा था, तभी परवीन भी पुलिस वालों से कहती है कि साहब हमने भी नजीमा की हत्या नहीं किया है। जब तीनों अपना जुर्म कबूल करने से इनकार करते हैं, पुलिस अब तीनों से सवाल करती है कि आखिरकार तुम तीनों का फ़ोटो नजीमा के मोबाइल में कैसे पहुँचा। इसमें परवीन पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब मैं राजकुमार से प्यार करती हूँ। राजकुमार से प्यार करने की जब बात कहती है, पुलिस परवीन से फिर से सवाल करती है कि तुम राजकुमार को कैसे जानती हो। इस पे परवीन पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब मेरे गांव का एक लड़का है जिसका नाम है मोहम्मद साहिल। दरअसल मोहम्मद साहिल जो राजकुमार का दोस्त था और साहिल ने मेरा मुलाकात राजकुमार से करवाया था। उसके बाद से मेरे और राजकुमार के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। लेकिन जब भी मैं राजकुमार से मिलने के लिए जाती थी तो अपनी सहेली केतकी और नजीमा को साथ लेकर के जाती थी। चूँकि मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था, इसीलिए मैं राजकुमार से मोबाइल पर बातचीत भी नहीं कर पाती थी।
तभी मोहम्मद साहिल ने बोला कि अगर तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो तुम नजीमा के मोबाइल से बातचीत कर सकती हो। उसके बाद से मैं नजीमा के ही मोबाइल से बात करती थी। मोहम्मद साहिल का जब नाम लेती है, न जाने क्यों पुलिस को शक हो जाता है कि शायद मोहम्मद साहिल का नजीमा के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा होगा। पुलिस जब इसकी पुष्टि परवीन से कराती है तो परवीन भी पुलिस वालों को जवाब देते कि हाँ साहब, साहिल का नजीमा के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। परवीन जब इसकी पुष्टि कर देती है, उसके बाद से पुलिस फिर से इकबाल के गांव में जाती है और उसके गांव से मोहम्मद साहिल को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब मोहम्मद साहिल को लेकर थाने में पहुंचती है और जब उससे नजीमा की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो मोहम्मद साहिल भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। मोहम्मद साहिल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, पिछले 4 सालों से मैं नजीमा से प्यार करता था। अक्सर मैं उससे मुलाकात करने के लिए उसके घर पे ही जाया करता था। 12 अप्रैल 2024 को रात के करीब 9:30 बजे के आसपास खुद नजीमा मेरे नंबर पे फ़ोन की थी और मिलने के लिए अपने घर पे बुलाई थी। पर जब मैं उसके घर पे गया, वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था। पर जैसे ही उसके दरवाजे पे पहुँचा, उसके घर के अंदर से 2 लड़के निकल कर बाहर आए। जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश किया, वो वहाँ से भाग गए। हालांकि मैं उनको पहचान भी नहीं पाया, पर मुझे पूरा यकीन हो गया कि शायद नजीमा का मेरे अलावा और भी लड़कों के साथ में अफेयर चल रहा है। जब मैं घर के अंदर एंट्री किया और उन दोनों लड़कों के बारे में नजीमा से पूछताछ किया, नजीमा कोई जवाब नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया। गुस्से में ही मैंने उसका गला दबा दिया और उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो गई। नजीमा की जब मौत हो गई, उसके बाद से चुपके से मैं वहाँ से बाहर निकला और अपने घर चला आया। पर जब मैं वहाँ से बाहर निकला, मुझे किसी ने देखा भी नहीं। वाकई में मोहम्मद साहिल जब अपनी पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस राजकुमार, परवीन और केतकी इन तीनों को छोड़ देती है और मोहम्मद साहिल को गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन उसे जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है सुखदेव ड्राइवर। सुखदेव ड्राइवर जो जिला डूंगरपुर, राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं गोलू कुमार। गोलू कुमार जो जिला भागलपुर, बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं राम कुमार मौर्य। राम कुमार मौर्य जो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं राज जो बेंगलुरु, कर्नाटक प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं डॉक्टर फैज राजपूत राणा जो विजय पार्क, दिल्ली प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।